चैप्टर इज स्ट्रक्चर ऑफ द एटम। तो एटम के स्ट्रक्चर के बारे में यहाँ हम जानने की कोशिश करेंगे कुछ। चलिए शुरू करते हैं। इन चैप्टर 3 वी हैव लर्न दैट एटम्स एंड मॉलिक्यूल्स आर द फंडामेंटल बिल्डिंग ब्लॉक्स ऑफ मैटर। The existence of different kinds of matter is due to the different atoms constituting them. Now the question arises, what makes the atom of one element different from atom of another element? तो पिछले चैप्टर के अंदर हमने पढ़ा था कि जो कोई भी मैटर है वो बना हुआ किससे, वो मिलकर बना है एटम्स और मॉलिक्यूल्स से। ये हमने पढ़ा था पिछली क्लास के अंदर, पिछले चैप्टर के अंदर भी, कि वो बना है मॉलिक्यूल्स और एटम्स से मिलकर। अब हम यहाँ पढ़ेंगे, क्वेश्चन हमारे सामने ये उठता है कि एटम्स जो हैं वो अलग अलग एलिमेंट्स के अंदर अलग अलग तरह के होते हैं। तो अलग कैसे होते हैं, व्हाट मेक्स देम डिफरेंट। अब क्या चीज़ है जो उनको डिफरेंट बनाती है एक मैटर और दूसरे मैटर के अंदर प्रेजेंट जो मॉलिक्यूल्स हैं और एटम्स हैं उनको। आर एटम्स रियली इनडिविजिबल, जैसे कि डल्टन ने हमें कहा था कि भी एटम्स जो हैं वो इनडिविजिबल है, यानी कि उनको और फर्दर तोड़ा नहीं जा सकता है। We shall find out the answers of these questions in this chapter. We'll learn about subatomic particles and the various models that have been proposed to explain how these particles are arranged within the atom. तो यहाँ पर हम पढ़ेंगे कुछ ऐसी ही चीज़ों के बारे में, अलग अलग मॉडल्स के बारे में जो कि अलग अलग साइंटिस्ट ने हमारे सामने प्रपोज किए हैं, और हम देखेंगे कि एटम्स के अंदर जो पार्टिकल्स हैं वो किस तरीके से अरेंज्ड रहते हैं। A major challenge before the scientists at the end of the 19th century was to reveal the structure of the atoms as well as to explain its important properties. तो 19वीं सदी के अंत तक जो हमारे साइंटिस्ट थे उनके सामने एटम का स्ट्रक्चर बताना और उसकी इंपॉर्टेंट प्रॉपर्टीज बताना, ये बहुत ही एक चैलेंज था उनके सामने। द एलुसिडेशन ऑफ द स्ट्रक्चर ऑफ एटम्स इज बेस्ड ऑन अ सीरीज ऑफ एक्सपेरिमेंट्स। One of the first indications that atoms are not indivisible comes from studying static electricity and the condition under which electricity is conducted by different substances. तो जो पहली बात हमने देखी थी पिछले चैप्टर्स के अंदर कि एटम्स जो हैं दे आर इनडिविजिबल, लेकिन स्टडीज के दौरान पता लगा कि एटम्स जो हैं वो भी डिविजिबल हैं। इसको पता हम कर सकते हैं स्टैटिक इलेक्ट्रिसिटी के अंतर्गत, और दूसरा कंडीशन की इलेक्ट्रिसिटी जो कंडक्ट की जाती है वायर के अंदर, तार के अंदर जो इलेक्ट्रिसिटी आप उधर प्लग ऑन करते हैं और दूसरी तरफ बल्ब जलने लगता है तो इलेक्ट्रिसिटी वह कंडक्ट होती है। तो ये दोनों चीजें हमको बताती हैं कि जो एटम्स हैं दे आल्सो हैव देयर सब पार्टिकल्स, जिनको हम सब एटम्स कहते हैं। चार्ज पार्टिकल्स इन मैटर। फॉर अंडरस्टैंडिंग द नेचर ऑफ चार्ज पार्टिकल्स इन मैटर, let us carry out the following activity. यहाँ पे एक एक्टिविटी करके देखते हैं। Comb hair, dry hair, does the comb then attract small pieces of paper? Rub a glass rod with a silk cloth and bring the rod near an inflated balloon. Observe what happens. From these activities, can we conclude that on rubbing two objects together, they become electrically charged? Where does this charge come from? This question can be answered by knowing that an atom is divisible and consists of charged particles. अब आप लोग छोटे हैं तो ये सब हरकतें आपने स्कूलों में की होंगी। आपने देखा हम अपना जो बाल रहते हैं, बालों के साथ स्केल को रब करते हैं और फिर पेपर के टुकड़ों को उठाना शुरू करते हैं तो वो उठने लगते हैं, चिपकने लगते हैं उस स्केल से। ऐसा आप लोगों ने भी किया होगा, हमने भी अपने बचपन में बहुत किया ऐसा। फिर एक सिल्क के कपड़े पे आप किसी भी रॉड को ऐसे रगड़िए और फिर उसको किसी भी चीज के पास लाइए तो वो उसको अट्रैक्ट करेगी। तो ये हमको बताती है चीजें कि एटम जो है उसके अंदर कुछ और पार्टिकल्स भी होते हैं जो दो चीजों को रगड़ने पे चार्ज हो जाते हैं। Many scientists contributed in revealing the presence of charged particles in an atom. It was known by 1900 that the atom was indivisible particle but contained at least one subatomic particle, the electron identified by J.J. Thomson. तो सबसे पहले जब इसकी स्टडी शुरू हुई तो
तो पता लगा कि एटम जो है उसका एक ही सब एटॉमिक पार्टिकल है जिसको हम इलेक्ट्रॉन के नाम से जानते हैं, और इसको आइडेंटिफाई किया था जे थॉमसन नामक एक वैज्ञानिक ने। Even before the electron was identified, E. Goldstein in 1886 discovered the presence of new radiations in a gas discharge and called them canal rays. अब 1900 यानी कि हमने देखा 1900 के अंदर जे थॉमसन ने ऐसा किया था इलेक्ट्रॉन की खोज, लेकिन इससे पहले 1886 यानी कि इससे 14 साल पहले ई गोल्डस्टीन ने डिस्कवर किया एक नई तरह के रेडिएशंस को, और उस रेडिएशन को इन्होंने नाम दिया कैनल रेज। क्या नाम दिया नई तरह की रेडिएशन को? कैनल रेज। These rays were positively charged radiations which ultimately led to the discovery of another subatomic particle. ये जो रेज थी ये पॉजिटिवली चार्ज रेडिएशन थी। देखिए यहाँ पर हमने देखा कि इलेक्ट्रॉन की खोज इन्होंने की, लेकिन इससे पहले जो कैनल रेज के बारे में बताया गया है, कैनल रेज जो थी वो पॉजिटिवली चार्ज रेडिएशंस थी, और इसी ने एक और सबएटॉमिक पार्टिकल की खोज करने में मदद की। देखिए आपको बता दूं कि इलेक्ट्रॉन, प्रोटॉन और न्यूट्रॉन, ये तीन जो पार्टिकल्स हैं ये तीनों एटम के अंदर होते हैं। तो यहाँ पर हमने देखा इलेक्ट्रॉन मिल गया हमको, तो ये पॉजिटिवली चार्ज जो रेडिएशन थी इनसे हमें दूसरा सब एटॉमिक पार्टिकल मिला जो कि पॉजिटिवली चार्ज था। ये इलेक्ट्रॉन्स नेगेटिव होते हैं, ये पॉजिटिव होते हैं। दिस सब atomic particle had a charge equal in magnitude but opposite in sign to that of electron. अब ये जो नया सब एटॉमिक पार्टिकल मिला, यानी कि हमने देखा कि इलेक्ट्रॉन तो मिल गया, इलेक्ट्रॉन के साथ जो नया एटॉमिक पार्टिकल मिला, सब एटॉमिक पार्टिकल जो कि पॉजिटिवली चार्ज था, वो कैसा था? वो चार्ज में इक्वल था। कैसा था? वो चार्ज में इक्वल था लेकिन साइन ऑपोजिट था, यानी कि इलेक्ट्रॉन जो था वो नेगेटिव था और प्रोटॉन जो था वो पॉजिटिव था। लेकिन इलेक्ट्रॉन 10 थे तो प्रोटॉन भी 10 ही थे, लेकिन इलेक्ट्रॉन नेगेटिव थे और प्रोटॉन पॉजिटिव थे। इट्स मास वाज अप्रोक्सीमेटली 2000 टाइम्स एज दैट ऑफ इलेक्ट्रॉन। लेकिन ये जो नया पार्टिकल हमको मिला, हम बात करें प्रोटॉन की, वो लगभग 2000 टाइम्स मास था उसका इलेक्ट्रॉन से, यानी कि इलेक्ट्रॉन के मास से इसका मास 2000 गुना था। इट वाज गिवन द नेम प्रोटॉन। इसका नाम क्या दिया गया? प्रोटॉन। इन जनरल एन इलेक्ट्रॉन इज रिप्रेजेंटेड एज दिस सिंबल। अब आप इस तरह का सिंबल देखें, कहीं ई लिखा और उसके ऊपर माइनस का साइन है, दैट इज इलेक्ट्रॉन। और प्रोटॉन जो होता है वो इस तरीके से लिखा जाता है, पी के ऊपर प्लस लगा दिया जाता है। पी स्टैंड्स फॉर प्रोटॉन व्हिच इज पॉजिटिवली चार्ज्ड, इट्स रिटन पॉजिटिव अप ऑन द राइट हैंड साइड, और वैसे इलेक्ट्रॉन के ऊपर नेगेटिव लिखा है क्योंकि वो नेगेटिव होता है। द मास ऑफ अ प्रोटॉन इज टेकन एज 1 यूनिट एंड इट्स चार्ज इज +1। प्रोटॉन का मास जो है वो लिया जाता है 1 यूनिट और उसका चार्ज लिया जाता है +1। The mass of electron is considered to be negligible, लेकिन mass of electron जो रहता है वो negligible यानी कि 0 रहता है ऑलमोस्ट, and its charge is -1, और इसका चार्ज क्या होता है? -1। सिंपल बात, प्रोटॉन पॉजिटिव होता है तो उसका +1 लिखते हैं, इलेक्ट्रॉन नेगेटिव होता है तो उसका -1 लिखते हैं। It seemed that an atom was composed of protons and electrons mutually balancing their charges, यानी कि प्रोटॉन और इलेक्ट्रॉन जो हैं वो मिलकर एटम को बनाते हैं, और ये दोनों जो मिलते हैं तो इनका चार्ज कैसा है? ऑपोजिट चार्ज है, इसलिए इसको ये बैलेंस कर देते हैं। इट ऑल्सो अपीयर्ड दैट द प्रोटॉन्स वर इन द इंटीरियर ऑफ द एटम। ये भी पता लगा कि प्रोटॉन्स कहाँ हैं? एटम के इंटीरियर में, यानी कि एटम के अंदर, अंदरूनी पार्ट में। फॉर वेयरएज इलेक्ट्रॉन्स कुड इजीली बी रिमूव्ड ऑफ बट नॉट प्रोटॉन्स। इलेक्ट्रॉन्स जो है वो बाहरी जगह पर होते हैं और प्रोटॉन्स उसके अंदर होते हैं, इंटीरियर। इलेक्ट्रॉन्स को आप रिमूव कर सकते हो आसानी से, लेकिन प्रोटॉन्स को नहीं कर सकते क्योंकि प्रोटॉन्स कहाँ हैं? अंदर है। नाउ द बिग क्वेश्चन वाज व्हाट सॉर्ट ऑफ स्ट्रक्चर डिड दीस पार्टिकल्स ऑफ द एटम फॉर्म? वी विल फाइंड द आंसर टू दिस क्वेश्चन बिलो। तो यहाँ पर पढ़ने के बाद हम ये दो प्रश्नों का उत्तर जरूर दे सकते हैं कि व्हाट आर कैनल रेज, इफ एन एटम कंटेन्स 1 इलेक्ट्रॉन 1 प्रोटॉन विल इट कैरी एनी चार्ज और नॉट। तो ये दो प्रश्नों का उत्तर हमें यहाँ पर पीछे पैराग्राफ्स के अंदर मिल चुका है। नाउ द स्ट्रक्चर ऑफ एन एटम, एटम के स्ट्रक्चर के बारे में देखते हैं। वी हैव लर्न डाल्टन्स एटॉमिक थ्योरी इन चैप्टर 3 व्हिच सजेस्टेड दैट द एटम वाज इंडिविजिबल एंड इंडिस्ट्रक्टिबल। हमने डाल्टन की थ्योरी पढ़ी थी चैप्टर 3 में, उसमें पता लगा कि एटम जो है वो इंडिविजिबल यानी कि एटम को डिवाइड नहीं किया जा सकता है, और इंडिस्ट्रक्टिबल और उसको तोड़ा भी नहीं जा सकता, यानी खत्म नहीं किया जा सकता। बट द
डाल्टन की थियरी थी वो फेल हो गई। क्यों फेल होगी? क्योंकि डाल्टन ने बोला था कि एटम जो है वो इनडिविजिबल है, लेकिन हमने यहाँ पर देखा कि इलेक्ट्रॉन और प्रोटॉन नामक दो और सब एटॉमिक पार्टिकल्स हमें एटम के अंदर मिले। तो इस तरीके से डाल्टन ने बोला था भी वो तो डिवाइड ही नहीं होता है, लेकिन हमें तो उसके अंदर दो चीजें और मिल गई। तो इस कारण से डाल्टन की थ्योरी जो थी वो फेल कंसिडर की गई। इट वाज देन कंसिडर्ड नेसेसरी टू नो हाउ इलेक्ट्रॉन्स एंड प्रोटॉन्स आर अरेंज्ड विद इन एन एटम। अब ये तो पता लग गया कि भी इलेक्ट्रॉन प्रोटॉन होते हैं उसके अंदर, लेकिन अब वो कैसे अरेंज्ड होते हैं ये फाइंड आउट करने की कोशिश की गई। फॉर एक्सप्लेनिंग दिस मैनी साइंटिस्ट प्रपोज्ड वेरियस एटॉमिक मॉडल्स। तो इसको बताने के लिए बहुत सारे साइंटिस्ट ने एटॉमिक मॉडल्स बनाए, जिनमें जे थॉमसन जो थे वो पहले थे। ही वाज द फर्स्ट वन टू प्रपोज अ मॉडल फॉर द स्ट्रक्चर ऑफ एन एटम। जे थॉमसन ऐसे पहले वैज्ञानिक थे जिन्होंने इस पे एक मॉडल दिया। अब उस मॉडल के बारे में हम पढ़ेंगे यहाँ पर, थॉमसन्स मॉडल ऑफ एन एटम। थॉमसन proposed the model of an atom to be similar to that of a Christmas pudding. The electrons in a sphere of positive charge were like currants, that is dry fruits, in a spherical Christmas pudding. We can also think of a watermelon. The positive charge in the atom is spread all over like the red edible part of the watermelon, while the electrons are studied in the positively charged sphere like the seeds in the watermelon. अब यहाँ पर जो इन्होंने बताया है, थॉमसन का मॉडल जो बताता है, उन्होंने बताया कि जिस प्रकार से हम देखते हैं कि एक वाटरमेलन रहता है, तरबूज आपने खाया होगा, तो तरबूज कैसा रहता है? समझिए मैं तरबूज का एक पार्ट काट रहा हूँ, देखिए ये तरबूज आपको पिक्चर्स के अंदर इस तरीके से देखने को मिलता है। अब तरबूज के अंदर ये बाहर का ग्रीन पार्ट छोड़ दें, समझिए कि पूरा एक एटम है, इसके अंदर ये जो पार्ट आप देख रहे हैं, ये पूरा समझिए कि रेडिश पार्ट जो है वो प्रोटॉन है। रेडिश पार्ट क्या है? वो प्रोटॉन है। और उसके अंदर आप देखेंगे कि छोटे छोटे डॉट्स होते हैं। क्या होते हैं उसके अंदर? छोटे छोटे डॉट्स, जिनको हम बीज बोलते हैं, सीड्स। इसके अंदर सीड्स भी होते हैं ना। तो जो सीड्स हैं, सीड्स को माना जाता है इलेक्ट्रॉन। क्या है वो? इलेक्ट्रॉन, यानी कि वो रेड पार्ट जो है वो प्रोटॉन है और सीड्स जो है वो इलेक्ट्रॉन है। तो इस तरीके से हमारा जो थॉमसन है वो बताते हैं कि इस तरीके का एक स्ट्रक्चर है एटम का। यहाँ पर एक और मॉडल यहाँ पर दिया गया, देखिए समझाने के लिए। देखिए जैसे ये पूरा एक पॉजिटिव स्फीयर है, क्रिसमस पुडिंग का एग्जांपल दिया, कि क्रिसमस में जो मीठा बनाया जा रहा है कुछ खाना, उसमें ये एक गोल जो पूरा आप देख रहे हो, ये कंप्लीट पूरा जो ये कंप्लीट ए टू जेड ये पॉजिटिव स्फीयर है। इसके अंदर ये इलेक्ट्रॉन्स है, नेगेटिव देख रहे हो ना, ये इलेक्ट्रॉन्स है। तो उनके द्वारा दिया गया जो स्ट्रक्चर था वो इस प्रकार का था, जो आप पिक्चर में देख रहे हैं इस डायग्राम में। Thomson proposed that an atom consists of a positively charged sphere and the electrons are embedded in it. अब थॉमसन ने बताया कि जो एटम है वो पॉजिटिवली चार्ज स्फीयर से बना होता है। पूरा स्फीयर कैसा होता है? पॉजिटिवली चार्ज होता है, लेकिन उसके अंदर इलेक्ट्रॉन्स होते हैं जो कि नेगेटिवली चार्ज होते हैं। तो यानी कि उन्होंने अपना ये जो थियरी थी ये बताई कि ये पूरा जो है ये पॉजिटिव है और इसके अंदर ये जो डॉट डॉट देख रहे हैं ये नेगेटिव, और इसी तरीके से एक एटम का स्ट्रक्चर रहता है उनके हिसाब से। Negative and the positive charges are equal in magnitude, so the atom as a whole is electrically neutral. उन्होंने बताया कि ये नेगेटिव और पॉजिटिव चार्ज जो हैं ये इक्वल है मैग्नीट्यूड में, यानी कि दोनों इक्वल हैं। इस कारण से जो ये रहता है हमारा एटम वो न्यूट्रल रहता है इलेक्ट्रिकल। Although Thomson's model explained the atom are electrically neutral, the results of the experiment carried out by other scientists could not be explained by this model, as we will see below. तो अकॉर्डिंग टू जे थॉमसन, एक एटम जो रहता है उसके अंदर पॉजिटिव और नेगेटिव दोनों ही चार्ज होते हैं और वो इक्वल होते हैं। इस कारण से जे थॉमसन ने बताया कि एटम जो रहता है उसके ऊपर कोई चार्ज नहीं रहता है, वो कैसा रहता है? वो न्यूट्रल रहता है। लेकिन जब दूसरे साइंटिस्ट ने इसके ऊपर खोजबीन शुरू की तो पाया कि ये चीज वहां पर अप्लाई नहीं हो रही। तो इसके बारे में थोड़ा और देखते हैं आगे। तो जो दूसरे साइंटिस्ट ऐसा करने वाले थे उन्होंने क्या देखा? पहले हम पढ़ेंगे रदरफोर्ड के मॉडल के बारे में। Hans Rutherford was interested in knowing how the electrons are arranged within an atom. Rutherford designed an experiment for this. In this experiment, fast-moving alpha particles were made to fall on a thin gold foil. Rutherford भी इसमें इंटरेस्टेड थे, वो भी जानना चाहते थे कि इलेक्ट्रॉन्स जो हैं वो एक एटम के अंदर कैसे अरेंज है। तो रदरफोर्ड ने इसके लिए एक एक्सपेरिमेंट किया जिसमें उन्होंने अल्फा
अल्फा रेज, ये जो आप साइन देख रहे हैं, दिस इज द साइन ऑफ अल्फा। ये जो इस तरीके का साइन आप देख रहे हैं, इसको अल्फा साइन कहा जाता है। इसको इस तरीके से लिखा जाता है, ये ऐसा लिखा है, इसको अल्फा साइन कहा जाता है। तो ये जो अल्फा रेज जो है, अल्फा पार्टिकल्स जो है, इनको इन्होंने अल्फा पार्टिकल्स को एक थिन गोल्ड फॉइल के ऊपर फेंका, यानी कि थिन गोल्ड फॉइल के ऊपर अल्फा रेज की बौछार की। He selected a gold foil because he wanted as thin a layer as possible। अब ये क्वेश्चन जो है ये काफी इंपॉर्टेंट है, ये टॉपिक, तो आपको पता लगेगा कि इसमें छोटे आंसर्स भी पूछे जा सकते हैं आगे, तो इसलिए रदरफोर्ड का आपको प्रॉपर्ली आना चाहिए। तो क्या किया था ना, अल्फा पार्टिकल्स, अल्फा रेज को उन्होंने थिन गोल्ड फॉइल पे बौछार करवाई थी उसकी। अब गोल्ड फॉइल उन्होंने क्यों लिया था, क्योंकि वो थिनेस्ट लेयर लेना चाहते, यानी कि जितनी भी पॉसिबल हो पतली से पतली लेयर लेना चाहते। दिस गोल्ड फॉइल वाज अबाउट 1000 एटम्स थिक। ये जो गोल्ड फॉइल थी ये सिर्फ 1000 एटम्स थिक थी, यानी इसकी मोटाई की बात करें तो 1000 एटम्स की मोटाई थी इसकी। अल्फा पार्टिकल्स आर डबली चार्ज्ड हीलियम आयंस, और यहाँ पे अल्फा पार्टिकल्स की बात की जा रही है वो क्या थे, वो डबल चार्ज्ड हीलियम आयंस थे, यानी कि वो हीलियम आयंस थे और डबल चार्ज थे। सिंस दे हैव अ मास ऑफ 4 यूनिट, हाइड्रोजन के बाद हीलियम आता है, तो हीलियम का एटॉमिक नंबर 2 होता है, तो डबली चार्ज यानी कि 4, तो इसका एटॉमिक मास कितना था, वो 4 यूनिट। The fast moving alpha particles have a considerable amount of energy, और ये जो फास्ट मूविंग जो पार्टिकल्स थे इनके अंदर एनर्जी भी काफी थी। It was expected that alpha particles would be deflected by the subatomic particles in the gold atom। तो एक्सपेक्ट किया गया, ऐसा एक्सपेक्टेशन था उनका, रदरफोर्ड का, कि ये अल्फा पार्टिकल्स जो हैं ये, अब जो उन्होंने जो गोल्ड फॉइल लिया था, कि उस गोल्ड फॉइल के अंदर क्या है, सब एटॉमिक पार्टिकल्स तो हैं ही, इलेक्ट्रॉन प्रोटॉन, और उनका ये मानना था, उनकी एक्सपेक्टेशन थी कि वो जो सब एटॉमिक पार्टिकल्स जो हैं, जो गोल्ड एटम्स के अंदर हैं, गोल्ड एटम्स जो हैं उस गोल्ड फॉइल के अंदर, गोल्ड एटम्स जो हैं उसके अंदर जो सब एटॉमिक पार्टिकल्स हैं, देखिए गोल्ड फॉइल जो है यानी कि गोल्ड एटम हुआ, गोल्ड एटम के अंदर इलेक्ट्रॉन प्रोटॉन, तो रदरफोर्ड मानते थे कि इलेक्ट्रॉन प्रोटॉन जो है ये इन रेज को डिफ्लेक्ट कर देंगे, यानी कि वापस फेंक देंगे। Since the alpha particles were much heavier than the proton, he did not expect to see large deflections। लेकिन अल्फा पार्टिकल्स जो थे वो हैवी होते हैं प्रोटॉन से, इस कारण से उन्होंने लार्ज डिफ्लेक्शन तो नहीं एक्सपेक्ट किया था। डिफ्लेक्शन मतलब वो चाहते थे कि इस प्रकार का दिखाया जाए कुछ, देखिए ये गोल्ड फॉइल है और जब ये रेज इधर से आएंगी तो ये यहाँ पर डिफ्लेक्शन शो करेंगे। डिफ्लेक्शन मतलब थोड़ा थोड़ा ये यहाँ से डिफ्लेक्ट कराने के बाद वो मुड़ जाएंगे, ऐसा उन्होंने एक्सपेक्ट किया था। हुआ क्या, देखते हैं आगे। बट ये देखिए उन्होंने इस प्रकार से बताया, यहाँ पर यहाँ ये पिक्चर में आपको बिल्कुल क्लियर हो जाएगा कि वो क्या कहना चाहते हैं। देखिए ये हमारे गोल्ड फॉइल, ठीक है, गोल्ड फॉइल के अंदर आप जो देख रहे हैं डॉट डॉट, दीज आर द गोल्ड एटम्स, ये गोल्ड एटम है। अब उनका मानना था कि इस तरीके से होना चाहिए कि भी रेज जो हैं वो ऐसे टकराकर डिफ्लेक्ट होनी चाहिए। बट द अल्फा पार्टिकल स्कैटरिंग एक्सपेरिमेंट गेव टोटली अनएक्सपेक्टेड रिजल्ट्स, लेकिन यहाँ पर जो रिजल्ट मिला वो बिल्कुल ही अनएक्सपेक्टेड मिला, और जो ऑब्जर्वेशंस मिली वो क्या मिली, वो ये बात देखिए। मोस्ट ऑफ द फास्ट मूविंग अल्फा पार्टिकल्स पास्ड स्ट्रेट थ्रू द गोल्ड, कि ज्यादातर जो अल्फा पार्टिकल थी, रेज जो थी वो अंदर से पास हो गई, गोल्ड फॉइल के अंदर से आर पार हो गई। जैसे कि आप यहाँ देख रहे हैं ज्यादातर पार हो गई है ना, देखिए यहाँ से शुरू हुई है, ये सब के अंदर से गुजर कर ये पार पहुंच चुके हैं। तो ज्यादातर जो थी वो अल्फा पार्टिकल्स वो पार हो चुके थे। दूसरा, some of the alpha particles were deflected by the foil by small angles, और कुछ जो थे पार्टिकल्स, अल्फा पार्टिकल्स वो डिफ्लेक्ट हुए लेकिन छोटे छोटे एंगल से। आप यहाँ देखिए एंगल्स कितना बन रहा है, ये एंगल डिफ्लेक्ट हुआ, देखिए यहाँ पर ये एंगल डिफ्लेक्ट हुआ, तो काफी कम एंगल में वो डिफ्लेक्ट हुई थी। तीसरा, surprisingly 1 out of every 12,000 particles appeared to rebound। लगभग 12,000 पार्टिकल्स में से एक रीबाउंड यानी कि बिल्कुल सीधी वापस आती दिखाई दी, यानी कि वो ऐसे गई और ऐसे ही वापस आई, रीबाउंड होती दिखाई दी। इन द वर्ड्स ऑफ रदरफोर्ड, दिस रिजल्ट वाज ऑलमोस्ट एज इनक्रेडिबल एज इफ यू फायर अ 15-inch शेल एट अ पीस ऑफ टिश्यू पेपर एंड इट कम्स बैक एंड हिट्स यू। अब रदरफोर्ड की भाषा में अगर कहा जाए कि जो रिजल्ट आया ये इस प्रकार का रिजल्ट था कि जैसे
आपने एक फायर यानी कि एक गोली चलाई, एक 15 इंच शेल जो गोली है वो बताई 15 इंच की, वो आपने चलाई एक पीस ऑफ टिश्यू पेपर के ऊपर। टिश्यू पेपर कैसा होता है, तो गोली आप एक्सपेक्ट करोगे कि टिश्यू पेपर से टकरा के वापस आएगी? नहीं, वो तो उसको टकरा के पार हो जाएगी, वो तो उसको चीर देगी, क्योंकि गोली जो है वो तो मतलब लोगों को चीर देती है, तो ये तो टिश्यू पेपर है और वो तो बहुत ही थिन होता है, लेकिन वो वापस टकरा कर आए और आपको वापस हिट करे, ऐसा एक्सपेक्ट किया हमने? नहीं। तो यहाँ पर ये ऐसा ही हो। लेट अस थिंक ऑफ एन एक्टिविटी इन एन ओपन फील्ड टू अंडरस्टैंड द implications of this experiment. Let a child stand in front of a wall with his eyes closed. एक बच्चे को खड़ा करें एक दीवार के, उसकी आंखें बंद करके। Let him throw stones at the wall from a distance. फिर उसको बोलें दूर से पत्थर फेंको उस वॉल के ऊपर, थोड़ी दूरी से। He will hear a sound when each stone strikes the wall. If he repeats this 10 times, he will hear the sound 10 times. But if a blindfolded child were to throw stones at a barbed wire fence, most of the stones would not hit the fence and no sound would be heard. This is because there are lots of gaps in the fence which allow the stones to pass through them. तो यहाँ पर इन्होंने बताया है कि जैसे कि एक बच्चा है, उसको हम दीवार के ऊपर पत्थर मारने के लिए बोले, उसकी आंखों को बांध के बोले पत्थर मारो, तो जब वो पत्थर मारेगा तो उसने 10 बार पत्थर फेंका तो उसको 10 बार आवाज़ सुनाई देगी, क्योंकि वो पत्थर वहाँ टकरा के आवाज़ तो करेगा। तो बच्चे को 10 बार उसने फेंका पत्थर तो 10 आवाज़ सुनाई देगी। लेकिन वहीं अगर हम वायर, ऐसी वायर है देखिए, ये वायर ली, अब यहाँ से पत्थर फेंका जाए आंखें बंद करके, आंखों पे पट्टी बांध के, तो यहाँ पर ज़्यादातर जो पत्थर होंगे वो कैसे हो जाएंगे? मिस हो जाएंगे, मतलब उस गैप के बीच में से वो पार हो जाएंगे, क्योंकि वायर के बीच में गैप होगा। तो ऐसा ही यहाँ पर इस एक्सपेरिमेंट में हुआ कि ज़्यादातर जो थे वो पार हो गए थे। Following a similar reasoning, Rutherford concluded from the alpha particle scattering experiment that most of the space inside the atom is empty because most of the alpha particles pass through the gold foil without getting deflected. अब ये बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक है, आपको पूरा याद रखना पड़ेगा। तो इस एक्सपेरिमेंट में एक चीज़ तो क्लियर होगी, रदरफोर्ड ने बताया कि अल्फा पार्टिकल्स उसके अंदर से ज़्यादातर पास हो गए, हमने देखा ना ज़्यादातर रेज पास हो गई थी। तो ये बताती हैं कि मोस्ट ऑफ द स्पेस इनसाइड द एटम इज एम्प्टी, ज़्यादातर जो स्पेस है वो एम्प्टी है एटम्स के अंदर। एटम जो है अंदर से खाली है, क्योंकि तभी तो उसके अंदर से सब कुछ पास हो गया ना, बहुत कम डिफ्लेक्शन हुआ। Very few particles were deflected from their path, indicating that the positive charge of the atom occupies very small space. तो बहुत कम जो रेज थी, बहुत कम जो ये अल्फा पार्टिकल थे वापस आए टकरा कर, जिससे पता लगता है कि पॉजिटिव चार्ज ऑफ द एटम ऑक्यूपाइज वेरी लिटिल स्पेस, कि जो पॉजिटिव चार्ज है इस एटम के अंदर वो बहुत ही कम जगह पर है। A very small fraction of alpha particles were deflected at 180. बहुत कम ऐसे भी थे जो 180 पे आए। आप देखिए यहाँ पर, ये देख रहे हैं आप, ये 180 पे जा रहा है वापस, ये यहाँ से यूँ गया और फिर वापस हो गया ऑलमोस्ट, तो 180 पे जा रहे हैं। तो इससे पता लगता है कि indicate that all positive charge and mass of the gold atom were concentrated in a very small volume within the atom. तो ये दो चीजें हमने ऊपर पढ़ी। तीसरा यहाँ पर इन्होंने बताया कि जो 180 डिग्री डिफ्लेक्शन हुआ वो बताते हैं कि ऑल पॉजिटिव चार्ज, कि जो उसका पूरा पॉजिटिव चार्ज है, एंड द मास ऑफ द गोल्ड एटम का मास है और जो पूरा पॉजिटिव चार्ज है, दे वर कंसंट्रेटेड इन अ वेरी स्मॉल वॉल्यूम विद इन द एरिया, कि जिस एरिया के अंदर से वो डिफ्लेक्शन 180 डिग्री हुआ, इसका मतलब था कि उस पर्टिकुलर एरिया के अंदर पूरा पॉजिटिव चार्ज और पूरा मास जो था गोल्ड एटम का वो वहीं पर इकट्ठा हुआ था छोटी सी वॉल्यूम के अंदर। कि आप देखिए ना यहाँ पर डिफ्लेक्शन कहाँ हो रहा है, कंप्लीट डिफ्लेक्शन हो रहा है यहाँ पर, ये देखिए यहाँ ये कंप्लीट डिफ्लेक्शन शो किया जा रहा है। तो यानी कि जो सारा मास और पॉजिटिव चार्ज है वो यहीं पे इकट्ठा हुआ पड़ा है, तभी तो वो टकरा के सीधा वापस आया। तो ये तीन ऑब्जर्वेशंस इस एक्सपेरिमेंट से हमको मिली। From the data, he also calculated that the radius of the nucleus is about 10 raised to 5 times less than the radius of the atom. अब यहाँ से एक चीज ये भी पता लगती है कि रेडियस ऑफ द न्यूक्लियस, कि न्यूक्लियस का जो रेडियस है वो लगभग 10 raised to power 5 टाइम्स लेस है रेडियस ऑफ द एटम से, यानी कि एटम के रेडियस से न्यूक्लियस का रेडियस जो है वो इतना कम है। On the basis of his experiment, Rutherford put forward the nuclear model of an atom, which had the following features. तो इसी के आधार पर रदरफोर्ड ने न्यूक्लियर मॉडल जो एटम का था वो हमारे सामने पेश किया और उसके कुछ फीचर्स यहाँ पर बताए गए हैं। पहला कि there is a positively charged center in an atom called the nucleus. उन्होंने बताया कि एक पॉजिटिवली चार्ज सेंटर है जिसको न्यूक्लियस कहा जाता है, जो कि एटम के अंदर पाया जाता है। दूसरा,
nearly all the mass of an atom resides in the nucleus, कि जो पूरा मास है एटम का वो न्यूक्लियस के अंदर ही होता है, सारा मास कहाँ पे है, न्यूक्लियस के अंदर। दूसरा, द इलेक्ट्रॉन्स रिवॉल्व अराउंड द न्यूक्लियस इन ए सर्कुलर पाथ, उन्होंने बताया कि इलेक्ट्रॉन जो है वो न्यूक्लियस के चारों तरफ सर्कुलर पाथ में घूमते हैं। तीसरा, द साइज ऑफ द न्यूक्लियस इज वेरी स्मॉल एज कंपेयर्ड टू द साइज ऑफ द एटम, कि न्यूक्लियस का साइज जो है वो एटम के साइज से बहुत ही छोटा है, बहुत ही कम है। तो ये हमने देखा कि ये उन्होंने कुछ जो ऑब्जर्वेशंस थी वो हमारे सामने पेश की। अब इसी की कुछ ड्रॉबैक्स भी थी, रदरफोर्ड के मॉडल के कुछ ड्रॉबैक्स थे, यानी कि कुछ कमियां भी थी इसमें। कमियां क्या थी वो देख लेते हैं हम लोग। द रेवोल्यूशन ऑफ द इलेक्ट्रॉन इन अ सर्कुलर ऑर्बिट इज नॉट एक्सपेक्टेड टू बी स्टेबल। एनी पार्टिकल इन अ सर्कुलर ऑर्बिट वुड अंडरगो एक्सेलरेशन। ड्यूरिंग एक्सेलरेशन चार्ज पार्टिकल्स वुड रेडिएट एनर्जी, thus the revolving electron would lose energy and finally fall into the nucleus. If this were so, the atom should be highly unstable and hence matter would not exist in the form that we know. We know that atoms are quite stable. अब यहाँ पर उनकी जो ये मॉडल था, इसकी ड्रॉबैक जो एक बताई गई सबसे बड़ी, कि उन्होंने बताया था कि ये सर्कुलर ऑर्बिट में घूमते हैं। कौन? हम बात कर रहे हैं इलेक्ट्रॉन्स की। इलेक्ट्रॉन सर्कुलर ऑर्बिट में घूम रहे हैं, इन्होंने बताया। लेकिन अगर वो सर्कुलर ऑर्बिट में घूम रहे हैं, यानी कि वो कंटिन्यूस मूव कर रहे हैं, यानी कि एक्सेलरेशन हो रहा है, एक्सेलरेशन मतलब उनकी स्पीड में वो घूम रहे हैं, यानी कि मूवमेंट हो रहा है, तो इस केस के अंदर चार्ज पार्टिकल्स वुड रेडिएट एनर्जी, कि वो पार्टिकल जो एनर्जी भी छोड़ेंगे, क्योंकि वो नेगेटिवली चार्ज है भले इलेक्ट्रॉन्स, लेकिन वो एनर्जी छोड़ेंगे, क्योंकि घूम रहे हैं तो एनर्जी छोड़ेंगे। और जो रिवॉल्विंग इलेक्ट्रॉन्स हैं, जब वो अपनी एनर्जी छोड़ेंगे, जब वो एनर्जी लूज कर देंगे, तो फाइनली वो कहाँ गिरेंगे, न्यूक्लियस के अंदर गिरेंगे। यानी कि इसको अगर मैं इस तरीके से आपको दिखाना चाहूँ, उनका कहना था कि ये है हमारा इलेक्ट्रॉन, ये हमारा एटम है, ये इलेक्ट्रॉन्स घूम रहे हैं, देखिए इसके अंदर ही समझ लीजिए, ये हमारा न्यूक्लियस ले लो, चलो इसको, दिस इज न्यूक्लियस। तो इलेक्ट्रॉन्स जो है ये घूम रहे हैं, और जैसे ही ये एनर्जी लूज करेंगे इलेक्ट्रॉन्स, इनकी एनर्जी जो है लूज होगी घूमते घूमते, तो ये कहाँ गिर जाएंगे, न्यूक्लियस के अंदर गिर जाना चाहिए। तो इस तरीके से द एटम शुड बी हाईली अनस्टेबल, तो एटम जो है इस तरीके से तो अनस्टेबल होना चाहिए, लेकिन हम देखते हैं कि एटम्स आर क्वाइट स्टेबल। लेकिन हमने क्या देखा कि एटम्स आर क्वाइट स्टेबल। तो इस तरीके से रदरफोर्ड के मॉडल की जो एक खास ड्रॉबैक थी वो ये थी कि उन्होंने बताया कि वो घूम रहे हैं इलेक्ट्रॉन्स चारों तरफ, और अगर वो ऐसा कर रहे हैं तो वो अपनी एनर्जी लूज करके वो तो न्यूक्लियस में गिर जाना चाहिए उनको, और इस तरीके से एटम एक अनस्टेबल होना चाहिए एटम को, तो लेकिन एटम तो स्टेबल है। तो ये इनका एक ड्रॉबैक था। तो ये था हमारा आज का चैप्टर, और कल हम स्टार्ट करेंगे जो दूसरा पार्ट है इसका 4.2.3 बोर्स मॉडल ऑफ एटम। तो कल हम बोर के एटॉमिक मॉडल के बारे में पढ़ेंगे। टिल देन गुड बाय, हैव अ नाइस डे।